जय हिंद साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आपके सामने आज हम लोग एडुटेरिया का लेसन 8 लेके आए हैं दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यह आर्थिक सर्वेक्षण यह आपके आगामी एग्ज़ाम में बेहद ही कारगर साबित होगा दोस्तों। देखिए, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, और इसको बिना पढ़े जो है आप दरोगा हो या बीपीएससी हो, इस सब का आपका जो है नहीं काम चलेगा, नहीं मतलब उसको क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि 35% वेटेज इसी का होता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, बाकी स्टैटिक्स आपका है तो उसको भी आपको पढ़ते जाना है। और चलिए शुरू करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वह है 29 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वेक्षण जो है संसद में जो है प्रस्तुत किया गया। पूछता है कि प्रश्न रहेगा आपसे कि कब भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का जो है जारी किया गया संसद में। तो 29 जनवरी को जारी किया गया। ये डेट आप याद रखिएगा, 29 जनवरी 2021 को जो है जारी किया गया दोस्तों। चलिए, इसका थीम, अब बात आता है थीम पे, तो थीम को भी याद रखना है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन और आजीविका की सुरक्षा है। क्योंकि आप लोग मालूम ही होगा, क्योंकि इस बार कोविड जो आया है 2021, 2 साल तो कोविड से ही है, तो इसका थीम भी देखिए, जीवन को नहीं, जीवन जो है इसको बहुत ही सेव करना है नहीं, और इसको जो है सुरक्षा भी करना है, और प्लस आपका आजीविका का भी सुरक्षा करना है। मतलब कि आपका जो आप कोई भी रोज़गार आप कर रहे हैं तो उसको भी सुरक्षित करना है, लाइफ को भी सुरक्षित करना है, और आपका जीविका का भी सुरक्षित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन पर आर्थिक मामले विभाग, वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार किया गया। देखिए, प्रश्न यहाँ पे एक बनता है कि आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य 2021 का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको आप याद रखिएगा, कृष्ण वी सुब्रमण्यम, नहीं, कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम थे। ठीक है, सुब्रमण्यम थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इन्हीं के मार्गदर्शन पर जो है आर्थिक मामलों के विभाग के ये तैयार किया गया था। ठीक है, किनके प्रभाग के माध्यम से तैयार किया गया था, वाणिज्य प्रभाग के द्वारा, जो कि हैं सलाहकार कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग दोस्त। तो आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, बजट के एक दिन पहले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बजट के एक दिन पहले जो है क्या प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक समीक्षा। जैसे कि 30 जनवरी को जो है क्या जारी किया था, बजट पेश किया होगा, तो उसके जो है एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2021 में इसे 3 दिन पहले ही पेश कर दिया गया। नहीं, वर्ष 2021 में देखा जाए तो इसको 3 दिन पहले ही पेश कर दिया गया। कितना दिन पहले, 3 दिन पहले। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना दिन पहले, 3 दिन पहले पेश कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट हमारा है 1950 से लेकर 51 में देखा जाए तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है पेश किया गया था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था, 1950-51 में किया गया था। 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत किया गया था। कब आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत, 1964 में। ठीक है, 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा था। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड से भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद भी शेप्ड रिकवरी देखी गई। क्या देखी गई, भी शेप्ड, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या देखी गई, भी शेप्ड, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं। भारत की जीडीपी एवं जीवीए का अनुमान क्या लगाया गया है, भारत का जीडीपी और जीवीए का अनुमान क्या लगाया गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जीडीपी, वास्तविक जीडीपी यहाँ पे है 19-20 साल है, यहाँ पे 20-21 है और 21-22 है। तो अगर हम 19-20 को देखें तो +4.2 था हमारा, जबकि 20-21 की बात करें तो -7.7 चला गया। जबकि हम 21-22 का हम अनुमान लगावे तो यह +11% है हमारा है। चलिए जीवीए क्या है, तो ये 2019-20 में हमारा प्लस था 3.9, और 20-21 की बात करें तो ये हमारा -7.2 में चला गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में नॉर्मल जीडीपी जो है, नॉर्मल जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया, 15.4%। ठीक है, वित्त वर्ष 21-22 में जो है हमारा जो जीडीपी है उसका अनुमान बढ़ने का कितना लगाया गया, 15.4%।
31 मई 2021 को जारी एनओसो के आंकड़ों के अनुसार जो है 2021 में भारत की जीडीपी -7.3% वृद्धि दर की गई। पहली तिमाही में जो है दोस्तों -24.4%, जबकि दूसरी तिमाही में -7.4%, तीसरी तिमाही में +0.5%, जबकि चौथी तिमाही में +1.6% वृद्धि की गई। अभी तक भारत में कितनी बार निगेटिव ग्रोथ रेट आई है? तो सबसे पहले 1965-66 में आया था, उसके बाद 1971-72 में आया था, उसके बाद 79-80 में आया था, उसके बाद अभी 2021 में आया है दोस्तों। तो 1, 2, 3, 4 बार लगभग आया है। तो फर्स्ट में कब आया था निगेटिव ग्रोथ रेट? 1965 में आया था, 66 में, 71-72 में, फिर 79-80 में, और फिर 2021 में आया है दोस्तों। ठीक है, माइनस में गया है, नेगेटिव में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन देश था? यहाँ से प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से वर्ष 2020 में भारत का पार्टनर जो है सबसे बड़ा कौन था, व्यापारिक पार्टनर? इसको आप ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह हमारा चीन था। कौन था? चीन था। चीन के साथ हमने 77.7 बिलियन डॉलर जो है हमने इसके साथ व्यापार किया है। दूसरा की बात करें तो अमेरिका था, 75.9 बिलियन डॉलर हमने व्यापार किया इसके साथ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिए। VVI है दोस्तों, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप एकदम लिख लीजिए इसको गांठ बांध के, ये एग्जाम में आपका दिखने को मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा किसके साथ हुआ? चीन के साथ। दूसरा हमारा अमेरिका के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जून 2020 में भारत में ट्रेड सरप्लस देखा गया 13 साल बाद। कितने साल बाद देखा गया ट्रेड सरप्लस? 13 साल बाद देखा गया ट्रेड सरप्लस। ठीक है, ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव सबसे ज़्यादा किस देश का साथ है? ठीक है, तो अमेरिका और बांग्लादेश। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? अमेरिका और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं भारत में सबसे ज़्यादा जो आयात करता है वह किस देश से आयात करता है, और भारत सबसे ज़्यादा किस देश से आयात करता है, निर्यात करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयात का मतलब होता है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से सामान मंगाता है, कहाँ से ख़रीदता है। ठीक है, तो हमारा व्यापार जो है ऊपर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा भारत का व्यापारिक पार्टनर किस देश का था? चीन के साथ था, 77.7 बिलियन %। तो सबसे ज़्यादा भारत आयात कहाँ से करेगा? चीन से करता है। हम अभी भी जो है पूरी तरह से चीन पर ही 70 से 80% के लगभग जो है आयात यहीं से माल सब करते हैं। उसके बाद अमेरिका से करते हैं, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात से करते हैं, उसके बाद हांगकांग से करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग चीन से, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से, उसके बाद हांगकांग से आयात करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। उसके बाद सबसे बात करें निर्यात की, तो सबसे ज़्यादा निर्यात किससे करते हैं? तो हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, उसके बाद चीन को करते हैं, उसके बाद UAE संयुक्त अरब, उसके बाद हांगकांग को करते हैं। ठीक है, तो बाकी देखिए बस यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। निर्यात में अमेरिका इसके बाद था तो पहले आ जाता है, चीन पहले था तो पीछे चला जाता है, बाकी सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया? तो सेवा क्षेत्र में आप लोगों को मालूम ही होगा सबसे ज़्यादा FDI आज भी भारत का जो है सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आता है। किस में आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI भारत में किस देश से आया? तो सबसे ज़्यादा आया सिंगापुर से आया, और दूसरा जो है अमेरिका से आया। FDI सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन से डॉलर जो आया वह कहाँ से आया? सिंगापुर से, और दूसरा अमेरिका से आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस देश में सबसे ज़्यादा FDI आया? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में आया। कहाँ से आया? सबसे ज़्यादा गुजरात में आया। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ आया? कौन सा राज्य में? तो गुजरात में बात करें। और सबसे ज़्यादा देश में अगर बात करें तो हमारा किस देश से आया? सिंगापुर से आया। किस देश से आया? सिंगापुर से आया। उसके बाद अमेरिका से आया। अगर राज्य की बात करें तो हमारा गुजरात से आया। चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु और भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो है भारत में आयात की जाने वाली, मतलब खरीदी, जो भारत सबसे ज़्यादा क्या क्या खरीदता है? तो पेट्रोलियम कूड पे खर्च करता है, पेट्रोलियम उत्पाद पे, सोना पर, टेलीकॉम उपकरण पे, कोयला पे, ये सारी चीज़ जो है भारत क्या करता है? आयात करता है।
और इधर है निर्यात। तो निर्यात में हम क्या क्या करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, औषधि फॉर्मुलेशन निर्यात करते हैं, मोती और बहुमूल्य पत्थर का निर्यात करते हैं, लोहा इस्पात निर्यात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण जो है उसको हम लोग निर्यात करते हैं। चलिए ठीक है। तो इस तरीक़ा से दुनिया जो है सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है, तो वह चीन के पास है। किस देश के पास है दुनिया का सबसे ज़्यादा, तो वो हमारा है दुनिया का सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है, चीन के पास है। वर्तमान में भारत का स्थान देखें तो ये 4th स्थान पे है। कितना स्थान पर है, 4th स्थान पे। ठीक है, भारत का स्थान फॉरेक्स रिजर्व में कितना है, 4था स्थान है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा का भंडार अगले महीने आयात के लिए पर्याप्त कितना था, तो 18 महीने के लिए पर्याप्त था। कितना महीने के लिए, 18 महीने के लिए पर्याप्त था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ रेट को यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि कृषि में कितना है, उद्योग में कितना हुआ, सेवा में कितना हुआ। तो कृषि की बात करें तो 3.4%, उद्योग की बात करें तो -9.6%, सेवा की बात करें तो -8.8%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है लॉकडाउन जब हुआ हमारे देश में, ठीक है, मार्च में, तो उस समय औद्योगिक भी बंद हो गया था पूरी तरीक़ा से, जबकि सेवा सेक्टर वाला भी पूरी तरीक़ा से, क्योंकि दुकान बिजली सारा चीज़ तो बंद रहेगा तो सेवा कहाँ से कर पाएगा। तो ये दोनों सेक्टर जो है हमारा माइनस में चला गया, जबकि कृषि तो हो ही रहा था, तो ये 3.4% से आगे रहा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं। अब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 29 श्रम कानून को मिलाकर अब केवल 4 लेबर कोड बनाए गए। पहले 29 श्रम कानून थे, अब केवल 4 लेबर कोड बनाए गए। जीवीए में हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र का कितना है, 54% है। उसके बाद उद्योग का है 26%, कृषि का सबसे कम 20% है। चलिए जीडीपी की बात करें तो हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा सेवा में हमारा है, उसके बाद उद्योग में, उसके लास्ट कृषि में है। सबसे ज़्यादा अगर रोजगार देने वाला क्षेत्र की बात करें तो कृषि है, उसके बाद सेवा क्षेत्र है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र है। ठीक है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण में WHO ने कोविड के पैंडेमिक कब घोषित किया, तो 11 मार्च 2020 को किया है। आप लोग को ध्यान रखना है, WHO ने जो है कोविड को पैंडेमिक कब घोषित किया, तो 11 मार्च 2020 को किया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स दिया गया, 80.96 करोड़ लोगों को। कितना, 80.96 करोड़ लोगों को जो है ये गरीब कल्याण योजना के तहत जो है फूड ग्रेन्स अनाज दिया गया। ठीक है, अनाज वितरण किया गया। 2019-20 में जीडीपी कितना % का खर्च किया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो 1.5% जीडीपी का खर्च हुआ, जबकि शिक्षा में 3.5% ऑफ जीडीपी का जो है खर्च किया गया। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार MSME क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखना है, MSME के बारे में लोग पढ़े होंगे आप लोग 11th का बुक में शायद। देखिए माइक्रो और एक मैक्रो होता है। ठीक है, तो यहाँ माइक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा उसको माइक्रो में रखा गया है। जबकि बात करें तो स्मॉल में, तो जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 लाख के बीच होगा और टर्नओवर 5 से 50 करोड़ के बीच होगा उसको स्मॉल में रखा गया है। ठीक है, MSME की नई परिभाषा है ये हमारा। मीडियम की बात करें तो जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ होगा और टर्नओवर 50 से 100 करोड़ होगा उसको मीडियम में रखा गया है। तो ये वाला आप तीनों आप याद रखिएगा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये नया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है परिभाषा इसको किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं। पूरे विश्व में सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र में भारत का निर्यात कितना है, 3.5%। पूरे विश्व में जनसंख्या कितना प्रतिशत प्रवासी है, 3.6%। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में है, तो भारत में है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में है। ठीक है, प्रवासी आप लोग समझते होंगे। ठीक है, प्रवासी का मतलब बाहरी से आए हुए नहीं, एक तरह से उनको प्रवासी कहा जाता है, जो दूसरे देश के रहने वाला, ये कहीं और से वो इधर से उधर जो भटकते हैं उनको प्रवासी कहा जाता है। चलिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश से आते हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो वह भारत के हैं। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी किस देश के हैं? तो भारत के हैं, ठीक है। भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश से आते हैं? नहीं, भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश से आते हैं? यूएई में सबसे ज़्यादा, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद थर्ड संयुक्त अरब अमीरात में। कहने का अर्थ यहाँ पे है भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं, मतलब भारत से जो है कौन कौन देश जाते हैं लोग। तो फर्स्ट में है यूनाइटेड अरब अमीरात, दूसरा में अमेरिका है, तीसरा में हमारा सऊदी अरब है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? अमेरिका में 18% जाते हैं, जबकि दूसरा बात करें तो जर्मनी में, तीसरा बात करें तो सऊदी अरब में। चलिए, विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा किस देश के आते हैं? तो बांग्लादेश, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। चलिए, विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं भारत में? तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं। पूरे भारत में पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा फर्स्ट पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नई शिक्षा नीति कितने साल बाद आई? तो नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई थी। 1986 में आया था पहले, उसके बाद 2020 में आया, आप लोग को मालूम ही होगा। तो कितने साल बाद आई? तो 34 साल बाद आई। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 77.7%, ध्यान रखिएगा। फीमेल लेबर फोर्स 2018-19 में बढ़कर कितना परसेंट हो गया? 18.6% हो गया। हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य है भारत में तो वो गोवा है, सिक्किम है, उसके बाद दिल्ली है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम तो है बिहार है, सबसे पीछे उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड है। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़ा है बिहार होता है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा झारखंड है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो गोवा है प्रति व्यक्ति आय में, सिक्किम है दूसरा पे, तीसरा नंबर पे दिल्ली है। चलिए, किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है? तो छत्तीसगढ़ में जो है 39% गरीबी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इसलिए यहाँ गरीबी ज़्यादा है। उसके बाद बिहार का जो है 5वां स्थान है। बिहार वाले जो है ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी के लिए बिहार का कितना स्थान है? 5वां स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर केवल राज्य में 4था स्थान है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो बिहार का कितना स्थान आएगा? 5वां आएगा, जबकि अगर केवल राज्य में तो 4था आएगा, ठीक है, बिहार। पूरे भारत में गरीबी दर 21.9% है। पूछेगा पूरे भारत में गरीबी दर का रेट क्या है? तो 21.9% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज 556.2 अमेरिकन डॉलर चला गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ज़्यादा कर्जदार देश यूएसए है, सबसे ज़्यादा। आर्थिक समीक्षा 2021 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई, जिन्होंने कहा था कि अत्याधुनिक निश्चित स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान करने की रणनीति बनाना चाहिए? तो वह थे हमारा हैंसन एंड सार्जेंट, ठीक है, हैंसन एंड सार्जेंट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020 में किस महीने में कोविड के संक्रमण सबसे अधिक मामले आए? सितंबर में। सबसे ज़्यादा कब मामले आए? सितंबर। आप लोग को मालूम ही होगा सबसे ज़्यादा कहाँ आया था, तो वह सितंबर में आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, ये हमारा सेकेंड वाला है। चलिए, चर्चा में रहा चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। चर्चा में रहा NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। NIP का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन समय काल के लिए लाया गया, 2020 और 25 के समय काल के लिए लाया गया। NIP वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उपलब्ध कराना। और किस समिति की रिपोर्ट पे आया NIP लाया गया? तो अतानु चक्रवर्ती समिति, अतानु चक्रवर्ती समिति, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अतानु चक्रवर्ती समिति, ठीक है। चलिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
योजना कितने सेक्टर के लिए लाई गई? 10 सेक्टर के लिए लाई गई है 1.46 लाख करोड़ बजट के अनुसार। उद्देश्य इसका क्या है? भारत में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग है। भारत के वित्त वर्ष चालू खाता को सरप्लस होने का अनुमान जीडीपी के कितने प्रतिशत हो गया? 2%। ठीक है, 17 वर्षों में पहली बार ऐसा सरप्लस देखा गया है। तो सरप्लस कितना परसेंट हुआ है? 2% हुआ है, जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 17 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इस समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज 20.6 से बढ़कर कितना हो गया? 21.6% हो गया। कितना हो गया? 21.6% हो गया। चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे कमज़ोर तबके के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। आर्थिक समीक्षा 2021 में बीएनआई इंडेक्स चर्चा की गई कि इसके कितने आयाम होंगे? तो 5 होंगे। ठीक है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2021 में बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। ठीक है, 2021 में बीएनआई इंडेक्स, ठीक है, इसमें कितने आयाम की बात की गई है? 5 बीएमआई की बात की गई, बीएनआई की। स्वच्छता सबसे पहला, उसके बाद जल की बात की गई, आवास की बात की गई, सूक्ष्म पर्यावरण और सुविधाएं की बात की गई। तो ये आपको पाँचों को जो है ध्यान रखना है। बीएनआई कितने संकेतक होते हैं? 26 संकेतक होते हैं बीएनआई में। ठीक है, कितने संकेतक होते हैं? 26। बीएनआई का फुल फॉर्म बेयर नेसेसिटाइड्स इंडेक्स। ठीक है, चलिए, तो बेयर का फुल फॉर्म क्या हो गया? बेयर नेसेसिटाइड इंडेक्स। ठीक है, जो हमारा नेसेसरी चीज़ होता है, नेसेसिटाइज, वो चीज़ों को रखा गया है। चलिए, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जो है केरल रहा, पंजाब रहा, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद गुजरात रहा। ग्रामीण शहरी, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शहरी स्तर पर अखिल भारतीय जीवन जीने की बुनियादी आवश्यकताओं को, जिसके लिए 5 आयाम को जो है निर्धारित किया गया। कितने आयाम को? 5 आयाम को। क्या क्या था 5 आयाम? तो आप लोग को मालूम ही होगा। सबसे पहले क्या था हमारा? स्वास्थ्य था। ठीक है, क्या था? स्वास्थ्य था, स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और सुविधाएं। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और सहायक कार्य में 2021 के लिए अग्रिम अनुमान में स्थिर मूल्यों का जीडीपी कितने वृद्धि परसेंट हुआ? 3.4% हुआ। कृषि में जो है 19-20 में रहा था, ये 70.8% रहा था स्थिर मूल्य पे। ठीक है, 19-20 की बात करें तो मत्स्य उत्पादन में इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन का दर्जा जो है 14.16 मिलियन टन जो है किया गया 19-20 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो कितना उत्पादन हुआ उसकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मछली भारत का जो है दूसरा स्थान आता है, दूध में पहला स्थान भारत का आता है, अंडा में तीसरा स्थान, मांस में 5वां स्थान। तो ये सारी चीज़ को जो है याद रखिएगा आप लोग। मछली में भारत का दूसरा स्थान है, दूध में पहला स्थान है, तीसरा अंडा है और 5वां मटन है मांस में। चलिए तो नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद जो है दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस समीक्षा के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी रहा है? इस वर्ष जो है समीक्षा जो आया तो जन्म प्रत्याशा कितना रहा? 69.7 वर्ष रहा, लगभग 70 वर्ष कह सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी जो है 20 रुपये से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2020 को कितना कर दिया गया? 202 रुपया कर दिया गया। ये याद रखिएगा, मनरेगा बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मनरेगा में 220 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपया कर दिया गया, 202 रुपया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार बेरोजगारी दर कितना बढ़ा? 5.8% बढ़ा। ठीक है, 2021 में। इस समीक्षा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अनुसार एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। कितना? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई का 49 से बढ़ाकर 74 की गई। आर्थिक समीक्षा बी के सी में M3 क्या है? ठीक है, तो M3 क्या है इसको ध्यान में रखना आपको है। M1 एंड M2 नैरो मनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, M3 एंड M4 ब्रॉड मनी के अंतर्गत आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। M1 एंड M2 नैरो मनी आ गया,
ठीक है, जबकि M3 एंड M4 ब्रॉड मनी। तो ब्रॉड मनी के अंतर्गत आएगा M3 हमारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है M1 में होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होता है, M1 में होता है। चलिए, भारत सरकार 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 लाया, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने गोल टारगेट का काम कर रहा है, 17 गोल पे, ठीक है, 1969 टारगेट में से। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सतत विकास लक्ष्य जलवायु परिवर्तन ध्यान में रखते हुए NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में वर्ष 2030 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो क्या लक्ष्य निर्धारित किए, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन को जो है 40% संचयी विद्युत में शक्ति स्थापित की जाएगी। चलिए आगे, इस तरीक़ा से 2030 तक में जो है हमारा 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक निर्मित करने वाला वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है। तीसरा हमारा है 2030 तक अपने GDP में उत्सर्जन की मात्रा को 2003 के स्तर से 33 से 35% तक कम करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार फ्यूचर वी वांट किस सम्मेलन में आया था, रियो प्लस 20, इसको आप ध्यान रखिएगा, रियो प्लस 20 जो 2012 में ब्राज़ील में हुआ था, किससे विकास है, सतत विकास से है, संबंधित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार कितने करोड़ रुपए को कृषि अवसंरचना घोषणा की गई, तो यह 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी उस समय। यह योजना जो है 2020-21 से लेकर 2029-30 तक जारी रहेगा। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 20 के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल 10% वितरित करने का लक्ष्य 2022 रखा गया, जबकि पेट्रोल में एथेनॉल की 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 रखा गया। चलिए, नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में PLI योजना की चर्चा की गई, इसमें कितने सेक्टरों को लागू करने की अनुमति मिल गई, 10 सेक्टरों को, ठीक है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण को शामिल किया गया। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम 9 नवंबर 2020 को इस योजना को स्वीकृति दी गई। PLI जो है नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 8 करोड़ उद्योगों को कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली, औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत है, 40.27% किया गया। सबसे जिसमें ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी को उत्पादन को दिया गया है, जबकि सबसे कम वेटेज उर्वरक को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इधर आ जाते हैं। नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितने सेक्टर को जो है चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, किस सेक्टर में, ठीक है, किस सेक्टर में की गई, तो आप लोग को मालूम होगा 2020 मई में इसका शुरुआत की गई थी MSME। इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका अनुप्रयोग में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान। कपड़ा वस्त्र उत्पादन निर्यात में जो है भारत का स्थान 6ठा है, ठीक है। कपड़ा वस्त्र में, सूती वस्त्रों में जो है भारत का स्थान कितना है, 6ठा है, जबकि पहला चीन का है, दूसरा जर्मनी का है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर रोड एंड नेटवर्क की लंबाई की बात करें तो दूसरा है भारत का, पहला अमेरिका का है, ठीक है। चलिए तीसरी बात करें तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा है भारत का स्थान, इसमें कितना है, दूसरा है भारत का स्थान। चलिए, भारत में रेल 67,580 किलोमीटर रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है नेटवर्क बन गया है। भारत जो है रेल में विश्व का कैमा स्थान रखा है, तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 20 के अनुसार बताया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक है, भारत का प्रथम स्थान है यात्री वाहक में। अगर हम बात करें रूट के साथ नहीं, भारतीय जो रूट है वह 67,580 किलोमीटर रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना है। अगर रूट में बात करें नेटवर्क तो वह हमारा है तीसरा, ठीक है, विश्व में। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे को विश्व में सबसे ज़्यादा यात्री का सबसे बड़ा वाहक नहीं, यात्री को ले जाने वाला, तो वह भारत का इसमें स्थान प्रथम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे चौथा स्थान आता है, भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान आता है मालवाहक में, ठीक है, माल ढोने में चौथा स्थान आता है, ठीक है।
अगर हम बात करें नेक्स्ट हम इंटरनेट उपभोक्ताओं में भारत का स्थान जो है कितना पहुंच गया है, तो लगभग 776.4 मिलियन जो है पहुंच गया है। भारत में इंटरनेट इतना लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, 2020 तक का ये आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, भारत में कितने लोग इंटरनेट उपभोक्ता हैं, तो 776.45 जो है मिलियन। ठीक है, चलिए आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बात की गई, जिसके क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में ज़रा सा बात कर लें। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया 2020 में, उसमें क्या क्या मूल रूप से बातें की गई है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ प्रारंभिक स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सभी शिक्षा को जो है उपलब्ध कराना है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, 2030 तक नहीं, नामांकन अनुपात के साथ प्रारंभिक स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ओपन स्कूल प्रणाली के तहत 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का रखा गया है। ओपन स्कूल प्रणाली के तहत 2 करोड़ बच्चों को जो है मुख्य धारा में लाने के लक्ष्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों वर्तमान समय में 10+2 प्रणाली के स्थान पर अब 5+3+3+4 पद्धति को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? 5+3+3+4 पद्धति को लाई गई है। ठीक है, इसको लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 6 से प्रारंभ किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो बच्चे को जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है नहीं, वह क्लास 6 से ही पढ़ाया जाएगा उसके साथ, और इंटर्नशिप भी कराया जाएगा इसमें। ठीक है, ताकि बच्चे को वोकेशनल जो एजुकेशन है उसमें जो है बच्चे को पहले ही से ही जो है इसको सुचारू रूप से लागू किया जा सके। चलिए, कम से कम जो है कक्षा 5 तक के बच्चे को मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो 5वीं कक्षा तक के बच्चे को जो है मातृभाषा में उसका जो मूल भाषा है, जो उसका लोकल भाषा है, उसी में जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो टीचिंग के लिए कम से कम 4 साल का बीएड कोर्स कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड डिग्री अनिवार्य कर दी गई है, जो वर्ष 2030 तक जो है रहेगा। चलिए, नो वन आउट सिद्धांत पर कौन सी योजना चल रही है? जल जीवन मिशन योजना। इसके तहत हर घर में जल जिला बनाने का जो है किया गया है। नो वन आउट के अनुसार गोवा भारत का पहला राज्य है। ठीक है, गोवा जो हमारा है वो भारत का पहला राज्य है। ठीक है, गोवा को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे नल से 100% नल जल जो है लोगों को कनेक्शन प्राप्त कर दिया गया है। आपको मालूम होगा हर घर नल जल योजना बिहार में भी लागू है, लेकिन दिखता नहीं, धरातल पर बहुत कम ही जगह ऐसा कनेक्शन अब जो है धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर जगह संभव अभी नहीं हो पाया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आर्थिक समीक्षा में चर्चा में रहा क्या? वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है द्वारा प्रकाशित की गई विश्व का न्याय परियोजना द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में जो है वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसको द्वारा प्रकाशित किया गया? विश्व न्याय परियोजना द्वारा किया गया। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था दोस्तों आपका जो है चैप्टर 8 समाप्त हो गया है। यहाँ से हम लोग द एंड करेंगे दोस्तों, और मिलेंगे फिर हम लोग चैप्टर 9 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थिति की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।